हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का 4th चैप्टर, जिसको हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हमने उसका हाफ पार्ट कंप्लीट किया। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, विच इज हमने इसके सन 1857 में विद्रोहों में हमने दिल्ली पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा, और 1857 के जो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को उस साल हुए विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए जो मजबूर कर दिया था, और फिर 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नेतृत्व में रही। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ये दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। हम स्टार्ट करते हैं आज आगे चैप्टर। चलिए स्टार्ट करेंगे। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया, तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे, और सन 1857 ईस्वी में दिल्ली की तबाही को उन्होंने उन इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए, तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, और न जाने कितने औरत मर्द आम और खास दिल्ली से भाग खड़े हुए। दिल्ली के अतीत पर गालिब ने यह लिखा कि क्या लिखूं, दिल्ली की जिंदगी तो किले चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाली चौकड़ियों और सालाना गुल फरोशान से धड़कती है, और जब ये सारी चीजें ही यहाँ नहीं है, तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है। और हाँ, हिंदुस्तान में इस नाम का भी शहर हुआ तो जरूर जरूर है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा, या अब जो कि म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में भेज दिया, और उनका दरबार दरबार बंद कर दिया, और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, और वहां के बाग मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए, परंतु उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। खासतौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया, या उन्हें अन्य कामों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया, और जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिली, और शहर का 1/3 हिस्सा भी ढा दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए सन 1870 ईस्वी के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया, और अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए और विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे, और दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया, और सन 1877 ईस्वी में उसे बंद भी कर दिया गया, और एक नई राजधानी की योजना स्टार्ट हुई। सन 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। सन 1877 ईस्वी में वायसराय लीटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। सन 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस अवसर पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कोलकाता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले की घोषणा भी इसी दरबार में की गई। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया, और एडवर्ड लाटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, वर्तमान राष्ट्रपति भवन बोला जाता है जिसे, तक जाने वाला किंग्सवे, वर्तमान जो राजपथ है, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई, और इन इमारतों की बनावट में यूनानी, भारतीय, मुगल तथा ब्रिटिश वास्तुकलाओं का मिश्रण है। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे, और नई दिल्ली के निर्माण में यह ध्यान रखा गया कि यह शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग हो। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, और नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। नई दिल्ली में
बेहद जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूर्ति व्यवस्था तैयार की गई। वहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताजी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं, ये जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हो रहा है। यहाँ पे जैसे कोरोनेशन और दरबार जैसे 12 दिसंबर 1911 की ये तस्वीर है। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के लिए वायसराय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। नाउ वास्तुकार हर्बर्ट की राय। वास्तुकार हर्बर्ट की राय में अगर देखें तो नई दिल्ली अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होना चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर भी नहीं है, यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है और इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय प्रेस का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में एक अंग्रेज व्यक्ति से आरंभ होता है और यह 18वीं सदी का अंतिम भाग था, जब जंगल भारतीय भाषा तथा यूरोपीय व्यक्तियों ने पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। तब सर जॉन मैकफेसन तथा कॉर्नवालिस के समय अनेक पत्र प्रकाशित होने लगे थे। उनमें से कुछ के नाम थे द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जर्नल 1785, द ओरिएंटल मैगनीज 1785, द मद्रास कॉरियर 1788 एंड द बम्बई हेराल्ड 1789। लॉर्ड वेलेस्ली वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पहली बार प्रेस पर नियंत्रण कसा और भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू की, और उसके काल में किसी भी समाचार तथा वक्तव्य को पहले पूरी तरह से सेंसर किया जाता था तथा बाद में ही उसके प्रकाशन की अनुमति दी जाती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ही पहला व्यक्ति था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को समझा तथा संवाददाताओं को जिम्मेदाराना तरीके से अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने 1813 ईस्वी के सेंसरशिप कानून में हल्के परिवर्तन किए। साहित्य का परिचय की बात करें तो 19वीं शताब्दी वह काल था जब बंगाली भाषा का वास्तविक साहित्यिक पुनर्जागरण हुआ। माइकल मधुसूदन दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 से जिनका 1898 तक था शासनकाल को बंगाली साहित्य के आधुनिक युग के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। मधुसूदन पहले बंगाली कवि थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को पश्चिमी तौर तरीके से लिखा और प्रस्तुत किया। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मेघनावदत काव्य इसी प्रकार का ग्रंथ था जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। बंगाली साहित्य के पुनरुद्धार का समय 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित दुर्गेश नंदिनी को पहला वास्तविक बंगाली उपन्यास माना जाता है, जबकि प्यारे चंद्र मिश्रा द्वारा लिखा अलीलेर हिरेर दुलाल को बंगाली का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी इस काल के जाने माने उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ के द्वारा भारत को और उसका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दिया। इस काल के कुछ अन्य प्रमुख बंगाली साहित्यकार थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, श्रीजीत, अक्षय कुमार, केशव चंद्र सेन आदि। बंगाली साहित्य की तरह ही अन्य भाषा के साहित्य जैसे मराठी में भी इस काल में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। इस काल में उपन्यास लेखन और व्याकरण में अपेक्षित परिवर्तन आया। इस काल में निबंध मेला नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लगा जिसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करना, और कुछ समय पश्चात इसी उद्देश्य से केसरी, संदेश, काल आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। मराठी साहित्य के जनक के रूप में
हरमान आप्टे का नाम लिया जाता है। वहीं कवियों के रूप में चंद्रशेखर कृष्ण जी, दामले, विनायक सावरकर और तिलक को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। उत्तरी भारत में इसी काल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। बनारस के रहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जनक माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस महान साहित्यकार से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। बनारस के रहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जनक माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस महान साहित्यकार ने हिंदी की विभिन्न विधाओं पर समान अधिकार के साथ लगभग 175 कृतियों की रचना की है। कवि वचन सुधा उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक थी। नौ, स्थापत्य कला में परिवर्तन की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतीय स्थापत्य कला में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कलाकारों ने हिंदू इस्लामिक शैली के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया और इसके आरंभिक उदाहरणों के रूप में केसर बाग तथा 70 मंजिल को गिना जाता है, जो क्रमशः वाजिद अली शाह और नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा बनवाए गए थे। और इसी प्रकार अपना शासन स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के निर्माण कार्य करवाए, जिनमें पश्चिमी स्थापत्य कला का भरपूर प्रयोग किया गया। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और नई दिल्ली का संसद भवन उनकी इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। कोलकाता महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री हैली ने इस नवीन शैली के विकास और विस्तार में एक अविस्मरणीय योगदान दिया और इसी समय दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में तथा राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि नगरों में भारतीय शैली में अनेक नए भवनों का निर्माण किया गया। यह काल अनेक सुंदर तथा भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जो बनारस, मथुरा तथा हरिद्वार आदि नगरों में देखे जा सकते हैं। कला में प्रगति की बात करें तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति हुई और अनेक विदेशी कलाकार भारत आए तथा भारत की प्राचीन कला में नया जीवन डालने की कोशिश की गई। उनमें से कुछ प्रमुख कलाकार पर्सी ब्राउन, हवेल तथा फर्गुसन थे और वे भारत की श्रेष्ठ कला का संदेश लेकर विदेश लौटे थे। संगीत की बात करें तो टैगोर, महाराजा जितेंद्र मोहन तथा जितेंद्र नाथ ने भारतीय संगीत को उपेक्षा का शिकार होने से बचाया और विभिन्न स्थानों जैसे कि कोलकाता, बंबई तथा पुणे में संगीत अकादमियां स्थापित की गई। सर जॉन विलियम ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संगीत को पुनर्जीवित करने की और विशेष ध्यान दिया। सन 1813 में पटना के सरकारी प्रतिनिधि मोहम्मद राजा ने नगमा ए आस्की की तथा जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने संगीत सार नामक कृतियों की रचना की और इसी तरह कृष्णा नंद व्यास ने संगीत राग कल्प ड्रम का प्रकाशन किया, जो हिंदी गीतों का एक संग्रह था और सर सुरेंद्र बहादुर ठाकुर ने भी संगीत पर लेखन किया। आधुनिक संगीत के पुनरुद्धार का श्रेय सर विष्णु दिगंबर तथा भट्ट खांडे को जाता है। 1916 ईस्वी में बड़ौदा में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया। ओंकारनाथ और पटवर्धन रत्न झंकार, उस्ताद फयाज खान आदि ने संगीत कला के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चित्रकला की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के प्रथम काल तक यह कला अपने उत्थान को प्राप्त हो चुकी थी। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने बंबई तथा कोलकाता में कला केंद्र स्थापित किए, जहां लोगों को कला संबंधी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। इस प्रकार भारतीय चित्रकला का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। श्री हैली को ही
आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रयत्नों से पाश्चात्य तथा भारतीय विद्यालयों को मिली-जुली चित्रकला शैली का विकास किया और इसी प्रकार कनु देसाई ने कला को एक नया रूप प्रदान किया, जिसके कारण गुजरात में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। नृत्य की बात करें तो शांति निकेतन, केरल कला मंदिर तथा ऐसी ही अनेक संस्थाओं ने नृत्य कला के क्षेत्र में प्रगति लाने में सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था स्टूडेंट्स चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।